नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी 2022 में ग्रुप डी के और एनटीपीसी के प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, सारा हमने इसमें क्या है कराया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रिसिटी से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जिन्होंने थ्योरी हमारा नहीं देखा है ना, तो सबसे बड़ी गलती कर रखी है। क्योंकि अगर आप थ्योरी इलेक्ट्रिसिटी हमने पूरा एक ही वीडियो में खत्म किया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो कुछ ज़्यादा मजा आएगा। आपको लगेगा कि नहीं, हम जो पढ़े हैं ना, हमसे क्वेश्चन बन रहा है, समझ ना। इसलिए एक बार अगर आप पहले से पढ़े हुए किसी टीचर से तो अच्छी बात है, आप इसको देख लीजिए पूरा वीडियो है स्पीड करके। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार जाके हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फुल थ्योरी वाला वीडियो देखिए, आप नोट्स भी बना लीजिएगा, उसके बाद आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। तो जाइए देखिए, और चैनल पर साथियों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइंस से रिलेटेड बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं लेना है, ठीक है ना। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट अपना लास्ट में जरूर कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बनाने दूंगा और उसका आपको लास्ट में आंसर जरूर करना कमेंट में, ठीक है ना। तो जाइए इसको देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है साथियों, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। देखिए 10 वोल्ट यानी कि साथियों भी का वैल्यू यानी विभवांतर का वैल्यू कितना दिया साथियों, 10 वोल्ट दिया है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप कृपया कॉपी लेके बैठिए। भी बराबर क्या साथियों, 10 वोल्ट दिया है। भी क्या होता है, विभवांतर, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। कह रहा दो बिंदुओं के बीच, अब दो बिंदु दिया है तभी विभवांतर होगा। मैंने पढ़ाया है ना कि ये एक बिंदु ये रहा, ये एक बिंदु ये रहा, इसका विभवांतर V1 होगा, इसका विभवांतर V2 होगा, यानी विभव V2 होगा। और दोनों विभव के बीच क्या होगा, जो अंतर होगा उसे विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट तक ले जाने को, 5 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो साथियों मैंने क्या सूत्र बताया आपको, V बराबर क्या साथियों होता है, V बराबर होता है साथियों W/Q। क्या होता है, W/Q होता है। आप देख लीजिए, कार्य पूछा है, W पूछा है ना, तो V का मान आपका दिया है, V का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है, और Q का वैल्यू आपका दिया है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा W क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा साथियों 10×5 = 50 यानी 50। कार्य निकाले हैं तो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, तो 50 जूल साथियों इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश कितना है। तो साथियों कोई विद्युत बल्ब है, उसके फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में कितना एम्पियर धारा ले रहा है, 0.8 एम्पियर धारा को वो खींच रहा है। तो परिपथ के माध्यम से होने वाले यानी प्रवाहित होने वाले आवेश, यानी कितना चार्ज साथियों आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है। तो साथियों मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिसिटी में, I बराबर Q/T। क्या बताया था, I बराबर Q/T। तो I का वैल्यू दिया है, I कितना दिया है, 0.8 एम्पियर। तो I का वैल्यू रख दीजिए कितना, 0.8 रखिएगा, ठीक है ना। और बराबर Q मतलब क्या है, आवेश तो खुद पूछ रहा है, तो Q को Q रख देंगे। अब बटे T क्या दिया साथियों, समय दिया है 3 मिनट। तो आपको पता है कि समय का ऐसा मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो 3 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा, 3 × 60 करेंगे ना, तो 60 × 180। अब आवेश पूछ रहा है तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 180 × 0.8 कर दीजिए, कितना होगा, 18×44। यानी कि साथियों आपका ये आंसर हो जाएगा आपका 144 कूलम आंसर देगा। यानी कूलम खुद दिया हुआ है, तो 144 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखते हैं कूलम के नियम से प्रश्न। हालांकि विद्युत आवेश से बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सारे प्रश्न एक ही फॉर्मूला से बनते हैं, I बराबर Q/T से। तो समय बर्बाद करना हम आपका नहीं चाहते, ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से वो न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब देखते हैं कूलम का नियम। हमने आपको कूलम का नियम अच्छे से पढ़ाया है कि कूलम का नियम क्या होता है। कूलम का साथियों पूरा नाम होता है चार्ल्स कूलम। क्या है, चार्ल्स कूलम। क्या कहना चाहते हैं समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है। तो मैंने साथियों आपको बताया था कि दो आवेश होते हैं, एक Q1 होता है, एक Q2 होता है। इन दोनों के बीच रिलेशन बताया था, किसने बताया था, चार्ल्स कूलम ने, कि ये दोनों आवेश जो है, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, वो क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के का साथियों क्या होगा, समानुपाती होगा। गुणनफल के साथियों क्या होगा, यह समानुपाती होगा। और ये दोनों आवेश है तो इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो उनके बीच जो बल लगेगा ना साथियों, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि फाइनल हमारा जो फॉर्मूला आता है, अगर न्यूमेरिकल इस पर आ जाए तो क्या बनाएंगे, F समानुपाती होता है। ये समानुपाती को हटाते हैं, चलो लिख देते हैं, ये होता है हमारा Q1 × Q2/R²। ये हमारा क्या साथियों होता है, फाइनल फॉर्मूला होता है कूलम के नियम का।
तो ये बात किसने कही थी? कूलॉम ने। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल जो है उसके अनुसार क्या होता है? ऑप्शन दिया गया। पहला है कि दूरी के साथ बढ़ता है, दूरी के घन के साथ घटता है। उसके बाद साथियों दिया है दूरी के साथ घटता है और दूरी के वर्ग के साथ घटता है। अभी जस्ट हम आपको बताएं कि सूत्र क्या होगा। एफ समानुपाती अगर हटा देंगे तो क्या बनेगा साथियों? ये फॉर्मूला तो ये होता है, फॉर्मूला तो आपका यही होता है ना। अगर साथियों हम इसको हटा देंगे, समानुपाती को हटा देंगे तो क्या इसका जगह कुछ देंगे तो के देते हैं। क्या देते हैं? के। तो इसको हटा देते हैं ना। चलिए अच्छे से हम लिख देते हैं आपको। तो समानुपाती हटाने के बाद फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? ये बनता है के Q1 इंटू Q2/r²। यही बनता है ना। अब ज़रा देखिए भाई साहब कि ये जो है आपका दूरी है, दो आवेश के बीच की दूरी है। तो देखिए बल और आवेश के बीच कैसा संबंध है? तो बोलिएगा कि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। इस तरह से संबंध होता है। तो अगर साथियों इसको हम बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। लेकिन कैसे घटेगा? इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के। तो बोल देंगे दूरी के वर्ग, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर के जो साथियों है, के जो है इस के का वैल्यू याद रख लीजिए। हालांकि नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी याद रख लीजिए। इस के का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है ना? तो ये आपका क्या होता है? कूलॉम का कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कह रहा है कूलम्ब का नियम क्या कहता है? दो बिंदु के आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे पढ़ते हैं फिर हम साथियों। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे पढ़ते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी नंबर है आपका। डी नंबर भी पढ़ लेते हैं। डी नंबर क्या कहता है? डी नंबर साथियों कह रहा है, डी नंबर पढ़ लेते हैं इसको, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। डी नंबर कह रहा है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के साथ उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आपको देखिए, चलो डी से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ क्या बोला? दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण, यहाँ तक तो ठीक है। बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के साथ उनकी बीच की दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, बीच के दूरी के जो आवेश का है ना, इसके गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, ये बात सत्य है। लेकिन उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डी तो ऐसे गलत हो गया। अब आइए हम ऑप्शन छांट के देखते हैं। सी कह रहा है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल सही, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमारा क्या साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। और देखते हैं इधर और भी ऑप्शन कुछ है, उसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। आंसर तो हमारा सी ही हो गया। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती। नहीं, आवेशों की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, भले वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको देखते हैं। गुणनफल के साथ उनके बीच की दूरी के दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें क्या कह रहा है कि जो आवेशों का जो है ना, आवेश का गुणनफल, उसके भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। मैंने आपको परिपथ पढ़ाया था कि परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए जो हम रास्ता तय करते हैं, सजावट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, ताकि आसानी से हमारा करंट बह सके। उसके लिए बेसिकली रास्ता बनाते हैं। तो साथियों, हमने आपको बताया था कि सर्किट हम दो तरह से बना सकते हैं। एक सर्किट मतलब परिपथ होता है। सर्किट का मतलब हो गया, एक हम श्रेणी क्रम में जोड़ के बना सकते हैं, एक हम जो परिपथ बनाएंगे उसमें समांतर क्रम में सर्किट हम बना सकते हैं। ठीक है ना? तो श्रेणी परिपथ में क्या होता है? करंट जितने भी उपकरण लगे होंगे, जैसे मान लिए कि हमने कोई एक बल्ब लगा लिया, ठीक है ना, इसमें दो बल्ब लगा लिए, इसमें क्या किया? दो बल्ब लगा दिए और इसको बैटरी से हमने जोड़ दिया। तो ये हम जोड़े हैं श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़े? श्रेणी क्रम में। तो इससे जो धारा प्रवाहित होगी ये सभी बल्ब में समान धारा जाएगी। सपोज दैट इसमें 6 एम्पेयर की धारा जा रही है। 6 एम्पेयर से बैटरी जो है, बैटरी से 6 एम्पेयर की धारा निकल रही है वोल्टेज की उत्पत्ति से। तो सभी जो उपकरण इसमें जुड़े हुए हैं सब में 6 एम्पेयर की धारा जाएगी। तो श्रेणी का मतलब साथियों होता है कि जितने भी उपकरण
उस विद्युत परिपथ में लगे हैं उसमें से क्या समान धारा जाएगी, भले भले कि वोल्टेज अलग अलग जाएगा लेकिन करंट समान जाएगी। तो जो हमारे सजावटी लाइटें होती हैं ना साथियों, देखे होंगे कि दिवाली वगैरह में जो लड़ी लगाते हैं या शादी ब्याह में जो झकमकिया हम लोग बोलते हैं गाँव में, ठीक है ना, तो वो जो लगी रहती है साथियों सजावटी लाइटें होती हैं। और सजावटी लाइटें का सबसे बड़ी कमी क्या है कि अगर एक उपकरण उसमें ख़राब हो गया तो सारे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि सभी से समान धारा प्रवाहित होती है। समझ गए ना। देखते होंगे जब शादी ब्याह में झकमकिया ख़राब हो जाता है तो उसमें जो मिस्त्री होता है, विद्युत मिस्त्री, वो ढूंढता है कि कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है, तो इसमें बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलता है। समझ गए ना। और घरेलू जो वायरिंग प्रणाली होती है, जो हमारे घर में जो पूरा जुड़ा रहता है, वो आपका समांतर श्रेणी में जुड़ा रहता है। समझ गए ना बात। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है, यानी कि जो विद्युत फ्यूज होता है साथियों, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि विद्युत फ्यूज कब यूज करते हैं साथियों, जब हम विद्युत फ्यूज क्यों यूज करते हैं, हम यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, है ना। लेकिन अब विद्युत फ्यूज के बदले हम क्या लगाते हैं साथियों, एमसीबी का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। ये भी विद्युत फ्यूज से ये बढ़िया थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए एमसीबी का यूज करते हैं। तो खैर चलिए, हमारा टॉपिक क्या है, फ्यूज है। तो विद्युत फ्यूज साथियों किसका बना होता है, ये बना होता है आपका लेड टीन का बना होता है। लेड और टीन का साथियों क्या आपका बना रहता है। कौन साथियों आपका, ये आपका बना रहता है विद्युत फ्यूज। समझ गए ना। तो विद्युत फ्यूज साथियों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपका विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो कहाँ है, देख लीजिए, विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा। तो ये साथियों आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। यानी कि साथियों कि जब आपका करंट अचानक बहुत ज़्यादा आ जाता है तो घर के जो उपकरण होते हैं वो उतना लोड नहीं ले पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस समय सर्किट तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो सर्किट तोड़ने के लिए क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज। और विद्युत फ्यूज का जो गलनांक साथियों होता है वो बहुत कम होता है, ताकि वो तुरंत गल जाए और परिपथ टूट जाए, इसलिए विद्युत फ्यूज का हम साथियों इस्तेमाल करते हैं। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह कारण डैश के रूप में हानियां होती है। मैंने साथियों आपको पढ़ाया था कि जब किसी चालक में करंट प्रवाहित होता है तो उससे क्या निकलती है, हीट उत्पन्न होता है। तो सिंपल सी बात है, किसके रूप में हानि होगी, हीट के रूप में हानि होंगे। और उस हानि को अच्छे से यूज करने के लिए हमने क्या फिर तकनीक लाया कि जो है उनका यूज हम किस में करने लगे साथियों, विद्युत धारा का उसमें प्रवाह के सिद्धांत पर उनका हम कार्य करने लगे। उसी के चलते साथियों हम इलेक्ट्रिक इस्त्री का इस्तेमाल करने लगे, विद्युत केतली का इस्तेमाल करने लगे, हीटर का इस्तेमाल करने लगे। जब भाई उष्मा का हानि हो ही रहा है तो उस उष्मा का कुछ ना कुछ क्या किया जाए, यूज किया जाए। तो पहले वैज्ञानिक को ये पता नहीं था कि चालक से हीट भी निकलता है, जो कि जूल का तापमान नियम पता है ना, H=I²RT। तो उसी से आपको साथियों क्या, उसी के चलते वो नियम लाया गया था कि हीट जब निकल ही रहा है तो इसका कुछ ना कुछ यूज किया जाए। तो आपका विद्युत इस्त्री वगैरह सब जो आज देखते हैं ना, आयरन जो करते हैं वो उसी सिद्धांत पर आधारित होता है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, उष्मा के रूप में हानि होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया था एक लघुपथित परिपथ में धारा क्या होता है। देखिए, लघुपथित का मतलब साथियों क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब साथियों आपका जो आपका मेंस तार, जिसको हम विद्युन्मय तार कहते हैं, और विद्युन्मय तार और उदासीन तार किसी कारणवश क्या होते हैं, आपस में सट जाते हैं। तो क्या होता है साथियों, परिपथ में धारागमन अत्यधिक हो जाता है। परिपथ में धारागमन क्या होता है, अत्यधिक हो जाता है, जिससे क्या है, हानि भी हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, धारा क्या हो जाती है, अत्यधिक तेज़ी से बढ़ती है। अत्यधिक तेज़ी से अचानक आपका धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारे विद्युत उपकरण को हानि पहुंच सकती है। तो इससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, फ्यूज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, श्रेणी संयोजन में अभी हमने आपको बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन जो है दो तरह से तैयार कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं श्रेणी क्रम में, जिसमें कि आपकी धारा क्या होती है, सभी उपकरणों में समान जाती है। और एक होती है समांतर क्रम, जिसे पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो कह रहा है कि श्रेणी संयोजन जो है उसमें प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा क्या है। तो अभी फिर हमने आपको बोला, चाहे कोई भी उपकरण हो, श्रेणी क्रम में अगर संयोजित है, यानी कि सर्किट अगर आप श्रेणी क्रम में सजाए हैं, तो धारा का मान सभी उपकरणों से समान जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम ज़्यादा नहीं, यहाँ प्रतिरोध का बात बोल रहा है, तो सभी प्रतिरोधों में बराबर जाएगी। समझ गए ना। लेकिन वोल्टेज अलग अलग जाएगा, वोल्टेज साथियों अलग अलग जाएगा। वही अगर हम समांतर की बात करते हैं, समांतर में सभी उपकरण में क्या है, धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज समान होता है। समझ गए ना बात को। ये सब हम थ्योरी में कराए हुए। आगे बढ़ते हैं।
आइए इस प्रश्न को देखते हैं। करा कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। देखिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जो हमसे पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वो तो आसानी से इसको 1 मिनट टाइम लेकर बना लेगा। थोड़ा सा टाइम टेकन ये क्वेश्चन है, लेकिन जो हमसे पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया है, आसानी से वो इस क्वेश्चन को आंसर कर लेगा, है ना। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि समांतर क्रम में क्या होता है कि साथियों दिए गए प्रतिरोध को जब समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं ना तो दिए गए प्रतिरोध से भी कम आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 प्रतिरोध है, एक है 2 ओम का है और दूसरा भी जो है 2 ओम का है। अगर साथियों इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो बोलिएगा समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम आएगा। लेकिन इसी प्रतिरोध को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में क्या आएगा, वैल्यू कम आएगा। तो 1/2 1/2, तो 1/2 क्या होता है, ये होता है 0.5, ये होता है 0.5, तो दोनों जोड़ के कितना आएगा, 1 आएगा। तो देख लीजिए श्रेणी क्रम में जोड़े तो 4 आया, 2 प्रतिरोध था, समतुल्य प्रतिरोध ज़्यादा है। लेकिन वही समांतर क्रम में जोड़े तो क्या आपका 1 आया, यानी कि दिए गए प्रतिरोध से भी कम आया। यानी कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। तो यानी कि प्रतिरोध का वैल्यू कम आया। और यहाँ कह रहा है कि इसके समतुल्य कौन है, इस क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन कौन सा इसके बराबर आएगा, यानी कि प्रतिरोध का वैल्यू कम आएगा। क्वेश्चन के अनुसार क्या आ रहा है, समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू कम आ रहा है, यानी कि प्रतिरोध का वैल्यू कम आ रहा है। तो अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रतिरोध का वैल्यू कम आए। तो पहला देखिए, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। साथियों मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो बोलिएगा उसकी लंबाई के। यानी कि लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मैंने एक चीज़ बताया था, अगर साथियों प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ए मतलब क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि चालक, जैसे ये मान लीजिए आपका तार है, तो तार का ये वाला जो भाग है ना, ये जो 2 गोल वाला बना है वृत्त वाला भाग, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसका मान बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसी के समतुल्य क्वेश्चन में हमारा क्या आया, प्रतिरोध का वैल्यू कम आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसके अनुसार ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसको इसके समतुल्य बराबर कर रहा है। तो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध कम आएगा। समझ गए ना, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, फ्यूज तार से संबंधित ये प्रश्न है। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। यानी कि कथन दिया गया है, वो कथन सही है या गलत ये देखना है। हमने आपको पूरा ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। फ्यूज तार साथियों क्या होता है, फ्यूज तार में अभी मैंने जस्ट बताया, फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, उपरोक्त में कौन सा कथन सही है, तो बिल्कुल सही बात है। गलनांक इसका क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, तब ना जल्दी से इसमें करंट जाएगा तो ये पिघल कर टूट जाएगा और परिपथ भंग हो जाएगा, ताकि विद्युत उपकरण को अतिभारण या लघु पतन से क्षति ना पहुँचे। तो बिल्कुल सही बात है। और एक बात और ध्यान रखिए, निम्न गलनांक तो होता ही होता है, उसके साथ साथ उच्च प्रतिरोध होता है। अगर मान चलिए ऑप्शन में ये बात दे दें, हालांकि हमने पढ़ाया हुआ है, तो उस बात को आप ध्यान रखिए, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। और जो आपका विद्युत फ्यूज किसका बना होता है, कॉपर और टीन और आपका लेड। कॉपर, हालांकि कॉपर नहीं देता है तो कम से कम टीन और लेड ये आप याद रखिए, ठीक है ना। कभी कभी कॉपर देता है तो टीन और लेड आप याद रखिए, इसका मिश्र धातु बना होता है आपका फ्यूज तार। तो ऑप्शन दोनों सही है हमारा, दोनों क्या जगह करेक्ट जगह, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से समांतर परिपथ के संबंध में, एक मिनट जरा, हाँ, समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य। यानी कि समांतर परिपथ हमारा कैसा है, सर्किट जो हमारा है वो आपका पार्श्वक्रम में समांतर है, तो उसके बारे में कौन सा कथन सत्य। पढ़ते हैं साथियों इसको। तो समांतर परिपथ की निवल धारा मतलब कुल करंट, नेट करंट अलग अलग धाराओं से हमेशा क्या होती है, कम होती है। आगे बढ़ते हैं। समांतर परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा असमान रहता है। असमान मतलब अलग अलग रहता है। फिर पढ़ते हैं, इधर थोड़ा इसको खसका देते हैं। समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध, यानी कि जो हमारा निवल प्रतिरोध है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है। लास्ट पढ़ते हैं, समांतर प्रतिरोध का निवल प्रतिरोध यानी नेट रेजिस्टेंस जो अलग अलग प्रतिरोध के योग से हमेशा कम होता है। तो बिल्कुल डी हमारा क्या साथियों, बिल्कुल सही है। निवल प्रतिरोध का मतलब वही होगा कुल रेजिस्टेंस, यानी कि हम जो समतुल्य रेजिस्टेंस निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो समतुल्य जैसे कि 2 ओम का 2 प्रतिरोध है, ठीक है साथियों।
तो अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आया था, 1 ओम आया था। समांतर क्रम में समतुल्य निकालेंगे तो 1 ओम आया था 1/R1 + 1/R2 से। तो देखिए ये 1 ओम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है। तो वही ये बात बिल्कुल सही है। समांतर प्रतिरोध का निवल प्रतिरोध अलग अलग, देखिए अलग अलग प्रतिरोध है, इससे क्या है, इसके योग से हमेशा कम होता है। 2 2 4 है ना, तो ये क्या है, तो ऑप्शन डी साथी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, फ्यूज के तार के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा। यानी कि फ्यूज का जो तार है उससे अगर ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, वो गल जाता है, क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। सिंपल सा आंसर हमारा ये है। कह रहा है त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें, जो मैंने अभी आपको बताया था, किसका उदाहरण है, तो सिंपल सी बात है, श्रेणी क्रम का उदाहरण है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः यानी कि मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। देखिए हम उसी पदार्थ का साथियों उपयोग करेंगे जिसमें क्या होगी, उच्च विद्युत चालकता होगी, जिसमें क्या होगी, उच्च विद्युत और तापीय चालकता होगी, ठीक है ना। तो तांबा देख लीजिए, नाइक्रोम देख लीजिए, टंगस्टन देख लीजिए और टीन लेड का मिश्र धातु देख लीजिए। तो हम किसका यूज करेंगे, तांबा का हम अक्सर यूज करते हैं लाइन को एक तरह से दूसरी जगह भेजने के लिए। मतलब तांबा का तार क्या हो, आपका उच्च विद्युत का चालक होता है। ये क्या होता है, विद्युत के चालक तो होते हैं लेकिन आपका ये उच्च विद्युत के चालक होते हैं और इनके तापीय चालकता अच्छी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम तांबा का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति से क्या साथियों, विद्युत धारा बनती है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो किसी भी चालक में करंट बहता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको देना है, समझ गए ना। इस प्रश्न को देखते हैं। करा विद्युत वाहक बल, इसको हम शॉर्ट में ई से डिनोट करते हैं, डैश के बराबर होता है। इसको इंग्लिश में साथियों बोलते हैं ईएमएफ फोर्स। क्या बोलते हैं, ईएमएफ फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने कल पढ़ाया था मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। क्या होता है साथियों, मैग्नेटिज्म में जब चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र को गति कराते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी चुंबक क्षेत्र की गति जो करता है उसके क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और वो विद्युत वाहक बल क्या करता है, करंट को क्या करता है साथियों, जारी करते रहता है, यानी कि विद्युत धारा की दिशा की वो क्या करता है, जारी करते रहता है। तो आपका विद्युत वाहक बल क्या हो गया, ये इस प्रकार का बल है जो कि परिपथ में क्या करता है साथियों, विद्युत धारा का प्रभाव बनाए रखता है। समझ गए ना, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला सिंपल वही होता है जो आपका विभव का होता है, E = W/Q। समझ गए ना। चलिए, ये आपका जनरेटर से इसको प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त कर सकते हैं, जनरेटर से। और मैंने आपको बता ही दिया था कल जनरेटर कैसे काम करता है। कैसे काम करता है साथियों, जनरेटर आपका काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर काम करता है। और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, डायग्राम दिया गया है, बोल रहा है कि आरेख जो है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आरेख में देखिए कि ये जो तीर का निशान आपको दिख रहा है, और तीर का निशान जो दिख रहा है आपको, ये कोई फिक्स नहीं है। जिधर मन तिधर आपको देख सकते हैं तीर का निशान आपको एकदम रैंडम मोशन में जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि रैंडम मोड में क्या कर रहा है, रैंडम स्थिति में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं, और रैंडम स्थिति में जो गति करता है वो साथ ही होता है ओपन सर्किट। आपको पता है कि जब सर्किट क्लोज रहता है तो इलेक्ट्रॉन किधर गति करता है, धनात्मक आवेश के विपरीत। धनात्मक आवेश के विपरीत आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर गति करता है, विद्युत जो आपका धनात्मक आवेश है, धनात्मक टर्मिनल उसके विपरीत गति करता है। तो यहाँ पर आपका क्या साथियों, ये आपका साथियों जो है ओपन सर्किट है। क्या ये ओपन सर्किट में इलेक्ट्रॉन जैसे मन तैसे गति कर रहा है। तो खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब हो गया जैसे मन तैसे, रेंडमली। समझ देख रहे हैं कि जैसे मन तैसे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, कोई फिक्स पाथ नहीं है। समझ गए ना। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, यानी कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए, यदि अधिक लैंपों को, कोई इलेक्ट्रिक लैंप होगा या बल्ब ही समझ लीजिए आप, यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी। साथियों मैं बता दूं, ओम का नियम क्या कहता है, तो बोलिएगा कि V बराबर होता है, V समानुपाती होता है I के। क्या होता है, V समानुपाती होता है I के। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है, V समानुपाती होता है I के। यानी कि साथियों अगर हम वोल्टेज को स्थिर रख रहे हैं, वोल्टेज को स्थिर रख रहे हैं तो I भी हमारा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। यानी कि जितना मान चलिए 10 वोल्टेज बैटरी से जा रहा है तो करंट भी उसके अनुसार ही जाएगा। मान लीजिए कि 10 वोल्टेज हमारा विभवांतर नाप रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, और धारा मान लीजिए 5 एम्पियर जा रहा है। धारा क्या जा रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है। तो जितना भी श्रेणी क्रम का बात कर रहा है, किसका बात कर रहे हैं, श्रेणी क्रम का। और आपको पता है कि श्रेणी क्रम में
जितने भी आपके उपकरण लगे हैं कुछ भी हो तो उन सब में क्या है, समान धारा जाती है। 5 एम्पेयर का जा रहा है तो सभी में 5 एम्पेयर का ही जाता है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर अधिक लैंपों को, अब अधिक लैंप लगा देंगे तो क्या होगा, धारा हमको ज़्यादा चाहिए ना, और वोल्टेज को स्थिर ही रख रहा है, तो परिपथ में कुल धारा साथियों क्या होगा, घटेगा। क्या होगा साथियों, घटेगा। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है। कल ही हमने पढ़ा है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कि कैसा न्यूट्रल का कैसा होगा, फेज मेन लाइन का कैसा होगा, है ना, अर्थ वायर का कैसा कलर होगा, पूरा A to Z कॉन्सेप्ट हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ाया। तो न्यूट्रल वायर का मतलब क्या हो गया, उदासीन तार। तो ये आपका कैसा होता है साथियों, काला होता है। कैसा होता है, काला। अच्छा देखिए, काला ऑप्शन में दिया ही नहीं है, काला ऑप्शन में नहीं दिया तो आप मारिएगा नीला। क्या मारिएगा, नीला। काला या नीला साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय के अनुसार जो है काला या नीला आपका क्या होता है, ये आपका न्यूट्रल वायर यानी कि उदासीन तार को दर्शाता है। समझ गए ना। और हरा आपको पता ही है कि आपका जो है हरा किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा साथियों, हरा दर्शाएगा किसको, अर्थिंग वायर को, ठीक है। और लाल आपका, लाल किसको दर्शाएगा, विद्युन्मय तार को। बाकी पीला, पीला जो है, पीला के लिए कुछ नहीं दिया गया अंतर्राष्ट्रीय कोड के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, विद्युत परिपथ में क्या क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, विद्युत परिपथ में क्या होगा, विद्युतीय घटक होगा, संयोजी तार होगा, और सेल होगी, और बैटरी होगी। सिंपल सी बात है, ये सब रहेगा। ये सब तो एकदम बहुत लड्डू क्वेश्चन है, तो इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी जेई में ये पूछा गया है। तो ग्रुप डी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बात के लिए आप घबराइए मत। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात क्या रहता है। तो साथियों, बंद विद्युत परिपथ अगर क्लोज सर्किट है तो विद्युत परिपथ में विभवांतर और जो डायरेक्ट करंट दिया जाता है उसका अनुपात क्या साथियों, स्थिर रहता है। इतना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हाई लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा सा ये आपका टाइप का। तो ये आपके एग्जाम में ग्रुप डी वगैरह में, टेक्नीशियन वगैरह में ये नहीं आएगा। ये आरआरबी जेई के एग्जाम में देखिए आया हुआ ना। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ही एनटीपीसी में आएगा, ना ही ग्रुप डी में आएगा, ना ही टेक्नीशियन में, क्योंकि ये टेक्निकल से रिलेटेड थोड़ा सा संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। मैंने आपको विद्युत परिपथ के सारे अवयव बताए हुए हैं कि बल्ब कैसा होता है, कुंजी कैसा होता है, संधि तार कैसा होता है, बिना संधि के तार कैसा होता है, परिवर्ती प्रतिरोध कैसा होता है, सेल कैसा होता है, बैटरी कैसा होता है, सारा चीज़ मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो ये जो साथियों है, ये आपका क्या साथियों, ये आपका बल्ब है। क्या है, विद्युतीय बल्ब है। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है। तो विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, विद्युत परिपथ कहलाता है। मैंने आपको बताया था ना, विद्युत परिपथ क्या होता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को अच्छे से बहने के लिए उनको क्या किया जाता है, एक सतत प्रवाह के लिए, कंटिन्यू बहने के लिए एक रास्ता तैयार किया जाता है। उसी रास्ता को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूरा लड्डू है तो उनको मैं नहीं बताता हूँ, वो फालतू टाइम वेस्ट है। समझ गए ना। इसलिए मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपको हमने थ्योरी पढ़ाया है और वो आपसे बन सके, ठीक है ना। और वही आएगा भी, ऐसा नहीं कि वो चीज़ बाहर आएगा, वही आएगा जो हम पढ़ाएं वही आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें डैश के कोटिंग होते हैं। मैंने आपको बहुलक वाला चैप्टर पढ़ाया था साथियों, एक ही वीडियो में हमने बहुलक पॉलीमर चैप्टर खत्म किया था। उसमें मैंने आपको पीवीसी के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, पीवीसी के, पॉली विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इसका साथियों एकलक होता है। विनाइल क्लोराइड इसका क्या होता है, एकलक होता है। तो साथियों, जो घरों में वायरिंग वगैरह होती है, जो तार के ऊपर जो कोटिंग की जाती है, यानी कि जो आपका उसके अंदर जो रहता है आपका, वो क्या रहता है साथियों, पॉली विनाइल क्लोराइड रहता है। टंकी वगैरह देखें ना घर में, ये सब साथियों आपका क्या रहता है, ये आपका साथियों रहता है पॉली विनाइल क्लोराइड। और जो फर्श पर बिछाने वाली चादर शब्द देखे हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आपके पीवीसी के यूज वगैरह मैंने आपको पढ़ाया है। जो फर्श पर बिछाने वाली चादर होती है, इंसुलेशन वगैरह होता है, उस सब में साथियों, पाइप वगैरह सब में इसका हम यूज करते हैं पीवीसी का। तो पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, इसके एक अलग का नाम क्या है, वीसी, यानी कि विनाइल क्लोराइड है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जब मेंस तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहते हैं। देखिए, मेंस तार आप समझते हैं कैसा साथियों, मेंस तार आपका कैसा होता है। तो बोलिएगा सर, मेंस तार जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, लाल कलर का होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो जाए,
आपको पता है कि हमारे घरों में 220 वोल्ट पर आता है, जिसमें दो परिपथ बना रहता है, एक 15 एम्पियर का सर्किट रहता है, एक 5 एम्पियर का सर्किट रहता है। 15 एम्पियर के सर्किट में क्या करते हैं, जो उच्च शक्ति वाले उपकरण जैसे आपका गीजर हो गया, कूलर हो गया, ये सब क्या होता है, उच्च शक्ति वाले उपकरण होते हैं। तो 15 एम्पियर के सर्किट से ये लोग जुड़े होते हैं। और जो 5 एम्पियर के सर्किट होते हैं साथियों, ये आपके क्या होते हैं, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, ये सब आपके साथियों क्या होते हैं, ये आपके कम शक्ति वाले उपकरण हैं। तो 15 5 20 हो गया। अगर 20 एम्पियर से ज़्यादा आए ना तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग, हिंदी में अति भारण कहते हैं। समझ गए ना बात को। इस क्वेश्चन को देखिए, डैश परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने वाला केवल एक मार्ग होता है। तो सिंपल सी बात है, श्रेणी क्रम में साथियों क्या होता है कि जितने भी उपकरण जोड़ दो इनका रास्ता बदलता नहीं है, एक ही रास्ता होता है साथियों विद्युत धारा प्रवाहित होने का। और अगर हम बात करें समांतर में, तो उनमें अलग अलग उपकरण में अलग अलग धारा बहती है। ठीक है ना। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। साथियों बैटरी का उपयोग करेंगे तभी ना विभवांतर उत्पन्न होगा, और विभवांतर उत्पन्न होगा तो चालक में क्या होगा साथियों, करंट उत्पन्न होगा। तो सिंपल सी बात है, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए साथियों हम क्या करते हैं, बैटरी का उपयोग करते हैं। समझ गए ना बात को। चलिए, क्योंकि बैटरी में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, और उस रासायनिक ऊर्जा से हमें क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है। वामावर्त का मतलब क्या हो गया कि जो जिधर विद्युत धारा की दिशा है उसके विपरीत। तो सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन का ही होता है। मैंने आपको कितना बार ये बोल दिया चीज़ें। चलिए इस प्रश्न को देखिए, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण क्या होंगे। तो मैंने साथियों बोला था कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि उनमें धारा समान प्रवाहित होती है सभी विद्युत उपकरणों में। तो अगर एक उपकरण खराब हो जाए तो सारा उपकरण काम करना बंद कर देता है। लेकिन समांतर क्रम में साथियों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें धारा अलग अलग प्रवाहित होती है। तो अगर एक उपकरण खराब है तो बाकी उपकरण साथियों जो वो अपने अनुसार काम करते रहेंगे। तो हम बोलेंगे सामान्य रूप से साथियों क्या ये कार्य करते रहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा। अगर श्रेणी क्रम रहेगा तो बोल सकते हैं कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि एगो खराब हुआ तो सब काम नहीं करेगा। लेकिन समांतर क्रम में एगो खराब हुआ तो और बाकी जो बचा हुआ उपकरण है वो अपना ढंग से कार्य करते रहेंगे, यानी कि समान रूप से कार्य करते रहेंगे। देखिए फिर से विद्युत परिपथ के अवयव वाला प्रश्न आ गया। कह रहा है कि ये जो परिपथ है ये किसका नाम क्या है। सिंपल सी बात है, ये साथियों किसका नाम है, ये आपका होता है प्रतिरोध का नाम। किसका नाम साथियों, प्रतिरोध। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए आपका क्या है, यानी कि एकदम समझिए ना, जो चीज़ हम बोले हैं ना कि याद कर लो, जो हम कहते हैं साथियों उसको कर लिया करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। ये चिन्ह किसका है, सिंपल सी बात है साथियों, कभी कभी ये यहाँ पर चौड़ा करके दे दिया गया, इसको गोल करके भी दे दिया जाएगा। तो ये आपका साथियों का एक प्लस रहेगा, मैंने ये आपका क्या है, वोल्ट मीटर है। क्या साथियों, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। वही अगर यहाँ पर ए दे देता तो वो क्या होता है, ए मीटर हो जाता। अगर जी दे देता तो वो गैल्वेनोमीटर हो जाता। समझ गए ना। और बताइए ये जो वोल्ट मीटर है ये क्या मापता है, तो बोलिएगा सर विभवांतर मापता है। ए मीटर धारा मापता है, गैल्वेनोमीटर वो भी धारा मापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर छोटी धारा को मापता है। कम से कम धारा आ जाए तो फिर भी आपका वो गैल्वेनोमीटर माप लेगा। आइए अब विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल को करते हैं। प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध, हमारा कितना प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है, और दोनों कितना ओम का है, 4 ओम का है। तो आर बराबर 4 ओम, यानी कि R1 4 ओम है और R2 भी हमारा क्या है, 4 ओम का। ये 2 प्रतिरोध है, दोनों समान ओम वाला है। 5 वोल्ट बैटरी के स्रोत से, यानी कि भी यानी कितना हो गया, 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हमारा जो है बैटरी को लगा दिया है। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात की। सिंपल सी बात है मेरे भाई, मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया ना, क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है। तो भी का वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा भी का वैल्यू 5 है। आई का वैल्यू नहीं पता है, आर का वैल्यू। तो बताइए आर का 4 ओम के 2 प्रतिरोध है ना, तो दोनों प्रतिरोध का समतुल्य निकाल लीजिए, कितना होगा, 4 4 8 हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए इधर, आई गुना 8 कर लीजिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 5/8। आई बराबर क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो इसको जब साथियों करिएगा ना, जब इसको करिएगा ना, तो आपका धारा का मान साथियों क्या होगा, निकल जाएगा। धारा का मान निकल जाएगा। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, गलती कर दिए हम, लग रहा है ना, हम गलती कर दिए। भी का वैल्यू आई आर है ना, हम गलती कर दिए लग रहा है। भी का वैल्यू कितना दिया साथियों, आपका 5 दिया। कितना दिया, 5 दिया है। सॉरी समांतर क्रम कह रहा था, हम गलती कर दिए ना, समांतर क्रम का। आप वीडियो को थोड़ा भगा लीजिएगा, यहाँ समांतर क्रम कह रहा है ना साथियों, आप वीडियो को थोड़ा भगा लीजिएगा। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध अगर 4 4 का निकालेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 तो कितना होगा, 1 1 2 2/4, यानी 0.5 आएगा। ये कितना है साथियों, 0.5 आएगा। हम गलती करते, ठीक है ना, 0.5 आएगा। अब रख दीजिए, भी का वैल्यू क्या होगा, आई आर होगा। अब भी का मान कितना साथियों, भी का मान कितना है, ये दिया है 5 वोल्ट। अब बराबर आई गुना आर का वैल्यू निकालें 0.5, यानी कि इधर ये इधर आ जाएगा, यानी कि 5/0.5 होगा। 5/0.5
0.5, 10 नंबर के ऊपर 0 दे दिए तो 5 दे 50, तो 10 एम्पेयर साथियों आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आप वीडियो को वहाँ पर थोड़ा काट लीजिएगा। आइए इसको बनाते हैं। 200 वाट का एक बल्ब है, यानी कि पी का वैल्यू साथियों कितना दिया है, पी का वैल्यू दे दिया है 200 वाट। पता है ना कि पी क्या होता है, विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। 220 वोल्ट, यानी कि भी का वैल्यू भी दे दिया है 220 वोल्ट। समझ गए ना। तो क्या कह रहा है कि धारा बताइए। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, मैंने नहीं बताया क्या, पी बराबर साथियों भी आई होता है ना, ये मैंने बताया था ना। मान रख लीजिए धारा पूछ रहा है, पी का वैल्यू दिया है 200, अब बराबर भी का वैल्यू 220, तो भाई अगुना आई। तो सिंपल सी बात है, 200 बटे 220 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 200 बटे 220 कर लीजिए, वो आप कटाफटा के आंसर निकाल लीजिएगा। 2 11 और 2 दही 10, यानी कि साथियों 11 बटे 10 कर लीजिएगा, तो आपका लगभग आ जाएगा आंसर, आपका आ जाएगा 0.91 आ जाएगा, 0.9 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा टाइप का पूछा है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयुक्त है। किसकी बात हो रही है, श्रेणी क्रम में संयुक्त हो रही है। और ए और अच्छा, यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवपात है, यानी विभव दिया है, तो I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं है। ठीक है बात है। तो V1 बटे V2 और I1 बटे I2 का अनुपात क्या है। साथियों पता है, मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। I1 बटे I2 कह रहा है, यानी कि धारा, दोनों धारा का अनुपात पूछ रहा है, दोनों प्रतिरोध से कितना कितना धारा गुजर रहा है ना, वो आपका अनुपात पूछ रहा है। जरा सा आप अपने दिमाग की खोपड़ी खोलिए। बात किसी कर रहा है, श्रेणी क्रम की, श्रेणी क्रम की बात कर रहा है। श्रेणी क्रम में क्या होता है साथियों, सभी से क्या है, समान धारा जाएगी। तो मेरे भाई आई का मान लीजिए 1 है, आई का मान लीजिए आपका 5 है, और I2 का मान भी कितना 5, क्योंकि जो हमें पता नहीं है अभी, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोनों का कट उठ के तो एक क्या ना आएगा, यानी कि धारा I1 बटे I2 का मान एक ही आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने ट्रिक कैसे लगा, ये दोनों ऑप्शन तो एक ही ऐसे खत्म हो जाएगा, बचा ये वाला। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको धारा निकालना पड़ेगा, फिर आप आसानी से निकाल लीजिएगा। V1 बटे V2 है, यानी कि श्रेणी क्रम में क्या है, सभी उपकरण में विभवांतर यानी वोल्टेज अलग अलग जाता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं आर। तो कुल आर बराबर क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8 12 20, श्रेणी क्रम है तो जुट जाएगा, आर 20 होगा। आई का वैल्यू निकाल लीजिए, आई बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, बोलेगा भी बटे आर। तो भी का मान कितना है, तो बोलेगा कि भी का मान है आपका, भी का मान कितना दिया 6 वोल्ट, तो 6 बटे आर का वैल्यू, तो 6 बटे 20 साथियों ये कट के आ जाएगा आपका, ये पूरा जब इसको काटिएगा ना तो लगभग जाएगा 20 30 आ जाएगा, ये आपका 0.3 आ जाएगा, 0.3 एम्पियर आएगा। तो आई का वैल्यू भी निकल गया, आर का वैल्यू भी निकल गया। अब आसानी से साथियों आप V1 निकाल सकते हैं और V2 निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर जो है इससे आप निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि मैंने ओम का नेम आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये परिपथ देखिए, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों सबसे पहले तो हमें नज़र यही आ रहा है, ये और इजी क्वेश्चन है, ये कैसा क्रम है, ये कैसा क्रम है, तो बोलेगा श्रेणी क्रम है, क्योंकि देखिए एक ही रास्ता है, तो कैसा श्रेणी क्रम है। तो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है आपका धारा पूछ रहा है। तो आर टोटल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 3 4 7, और विभवांतर देले है 5, तो निकाल लो ना भाई। आई बराबर सूत्र क्या होता है, बोलिएगा V बटे आर होता है। तो भी वैल्यू कितना हो गया, भी वैल्यू होगा 5 बटे 7, 5 बटे 7 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। समझ गए ना। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कर रहा है, दो प्रतिरोध है, एगो 10 ओम का है, एगो 15 ओम का है, समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर में जोड़ा तो पहले तुल्य निकाल लीजिए। तो 1 बटे आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे हो जाएगा 10 अब प्लस 1 बटे 5 हो जाएगा। जब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 10 10 अब 5 दूनी 10, यानी कि 3 बटे 10, यानी टोटल आ गया 10 बटे 3। ये सब आप निकाल सकते हैं। तो यानी कि हमारे साथियों आर जो तुल्य आ गया वो आ गया 10 बटे 3 आ गया। कितना आ गया, 10 बटे 3 आ गया, है ना। अब कह रहा है कि 3 वोल्ट के बैटरी से संयोजित किया गया धारा ज्ञात कीजिए। तो आर का वैल्यू इतना आ गया ना। अब आपको पता है कि विभवांतर एक ही होगा, तो कोई जरूरत नहीं है विभवांतर अलग से दोनों उपकरण में निकालने की, एक ही विभवांतर बात कर रहा है समांतर क्रम में। तो आई बराबर सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा वही सूत्र होता है जो ओम का नियम होता है, भी बटे आर। भी कितना है, तो बोलिएगा भी 3 है, आर कितना है 10 बटे 3 हो जाएगा नीचे, तो ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 9 बटे 10, क्या हो जाएगा 9 बटे 10 आपका हो जाएगा। गलत हो गया क्या, 9 बटे 10 नहीं है आंसर, नहीं है ना, लगता है कुछ गलत किया, फिर से करते हैं इसको, है ना। प्रतिरोध तो आपका जो है आर तुल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे 10 अब प्लस, अच्छा 1 बटे 15 है, मैंने गलत कर दिया, 1 बटे 15 है साथियों, 1 बटे 15 है, ठीक है ना, मैंने गलत कर दिया ना। यहाँ पर तो क्या है, लघुत्तम 30 आएगा, तो 10 दिया 3 5 15, तो यानी कि 3 2 5, यानी कि 30 बटे 5, यानी 6 आएगा। कितना आएगा साथियों, 6 आएगा, ये 6 आएगा कट उठ के, ठीक है ना। इसका जब दोनों जोड़िएगा समांतर क्रम में तो 6 आएगा, मैंने गलती कर दिया था ना। तो आर का वैल्यू 6, मैंने देखा नहीं था 15 है। अब 3 वोल्ट का बैटरी, तो भी का मान कितना दिया है, 3 वोल्ट दिया है। तो अब निकाल लीजिए धारा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा भी बटे आर। भी की वैल्यू 6, अब भी की वैल्यू 6 और सॉरी भी की वैल्यू 3,
भीग वैल्यू 3 और आर का वैल्यू 6, 3 एकम 3, 3 6, 1/2 मतलब 0.5, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। इस क्वेश्चन को देखिए, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसका विभवांतर का साथियों क्या है, 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी। समझिएगा ध्यान से, सवाल आपका क्या है, सवाल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक कोई हीटर है, उससे कितना धारा बह रहा है, 4 एम्पियर का। आई बराबर कितना है साथियों, है ये आपका 4 एम्पियर। कितना साथियों, 4 एम्पियर है। अच्छा 4 एम्पियर है, ये कब है, जब उसका विभवांतर 60 वोल्ट है, क्योंकि विभवांतर चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, धारा भी चेंज होगा। तो कह रहा अगर विभवांतर 165 कर दें, यानी कि देखिए 60 वोल्ट से बढ़ाकर जो है विभवांतर कितना हो गया, 165 वोल्ट, यानी कब तक बढ़ोतरी साथियों हो गया, ये बढ़ोतरी साथियों हो गया आपका, कितना बढ़ोतरी हो गया, कह सकते हैं 105 का बढ़ोतरी हो गया। कितना बढ़ोतरी हो गया, 105 का, 105 वोल्ट बढ़ा दिया है, तो क्या होगा, धारा का भी मान बढ़ेगा। तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आई भी का वैल्यू दिया, हम आर निकाल लेते हैं। क्या साथियों, आर निकाल लेते हैं। तो शुरू में आर आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा आर बराबर भी बटे आई होता है। भी की वैल्यू 60 है और ये बटा 4, तो 4 15, यानी कि आर का वैल्यू कितना हो गया, 15 ओम हो गया। प्रतिरोध तो वही रहेगा, प्रतिरोध तो वही रहेगा, सिंपल सी बात है भाई। अब हम निकालते हैं धारा का मान। अब प्रतिरोध कितना आ गया साथियों, 15 ओम आ गया। तो 15 ओम जो आया है, 15 ओम जो आया है प्रतिरोध, अब इसका निकालते हैं। तो फिर से निकालते हैं आर बराबर भी बटे आई। अब की बार क्या है, अब की बार भी लेंगे हम 165, अब क्या भी क्या लेंगे 165, तो रखिए 165 अब बटे आई हमको पता नहीं है, क्योंकि विभवांतर बढ़ा दिया तो धारा बढ़ेगा ना, तो कर लीजिए। तो 15 से कटाएंगे साथियों 165 को, तो कितना बार में कटेगा, तो सिंपल सी बात है, ये आपका कट जाएगा 11 बार में। तो आई का वैल्यू कितना आएगा, 11 एम्पियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन को देखिए, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर, कोई जनरेटर है 220 वोल्टेज हमें दे रहा है, 1100 वाट का कोई हमारा क्या है, मोटर है। क्या 1100 वाट का कोई क्या हमारा मोटर है, तो उससे धारा गणना करें। यानी 220 वोल्टेज जो हमारा है, जो जनरेटर दे रहा है, तो उसमें कितना धारा देना पड़ रहा है। तब की जो विद्युत मोटर का क्षमता है 1100 वाट का क्षमता है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, पी बराबर भी आई नहीं बताया तो मान रख दो ना, पी का वैल्यू रख देना 1100 वाट बराबर भी का वैल्यू रख देना 220 वोल्ट। तो कटा दो, कितना 22 5 10, यानी 5 एम्पीयर। ऑप्शन करेक्ट सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ए है, ई है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या ई है, तो टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। साथियों हमने आपको ये पढ़ाया हुआ, तो खैर चलिए अभी इसको हम बताते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो है सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर एन ही होता है। क्यू बराबर साथियों क्या होता है, एन ही होता है, ये प्लस माइनस हो सकता है। अब यहाँ पर एन क्या है साथियों, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और क्यू क्या साथियों, आपका चार्ज होता है। तो साथियों क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी नहीं होता क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल होता है आई टी, हमने विद्युत धारा में पढ़ा है। और एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये पूछ क्या रहा है, यही पूछ रहा है ना, एन बराबर एन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछ रहा है, तो एन को एन ही रख देंगे और ई को इधर ई रख देंगे। तो एन का वैल्यू पूछ रहा है तो ई को इधर फेंक दीजिए, क्या होगा, आई टी, अब बटे ई नहीं हो जाएगा, आई टी बटे ई, तो ऑप्शन सी नहीं हो जाएगा, आई टी बटे ई। तो समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें आपसे चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का इस टाइप का हम करा दिए। क्या कर रहे हैं, जब बिजली के एक हीटर से 4 एम्पीयर का विद्युत प्रवाह होता है ना, कोई हीटर है उससे 4 एम्पीयर का करंट बह रहा है, कब, जब जो आपका टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज है ना 60 वोल्ट है। कितना 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट है तो 4 एम्पीयर बह रहा है। अब क्या कहा जा रहा है, गतिज अंतर, यानी देखिए कैसा पागल बना रहा है, गतिज अंतर कुछ नहीं है, यहाँ विभवांतर का बातें हो रहा है, ये सब खाली उल्लू बनाता है ये सब, ठीक है ना। अब जो वोल्टेज को बढ़ा के 60 वोल्ट से विभवांतर को अब कितना कर दिया गया, 157.5 वोल्टेज तक बढ़ा देगा। तो अब विद्युत प्रवाह कितना हो रहा है, अभी जस्ट मैंने करा है। तो मेरे भाई आपसे उम्मीद है कि इसका आंसर आप जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा, और जो कमेंट में देगा मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने साथियों पढ़ा है, तो क्यों साथियों उस समय वेस्ट करें। आप इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, जूल का तापन नियम होता क्या है, एच समानुपाती आई स्क्वायर आर टी। ये क्या होता है, एच समानुपाती आई स्क्वायर आर टी। तो एच बराबर क्या होता है साथियों, आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है, हीट मतलब ऊष्मा, ठीक है ना, जानवे करते हैं जूल का तापन नियम है।